Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagri, Assistant Professor, Department of History, SPC Government College, अजमेर। आज मैं बात करूंगा बीकॉम थर्ड ईयर ऑनर्स में चलने वाला पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में। इसमें इनकम टैक्स अकाउंट्स लॉ का इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपके लिए डाला था और ये मेरा दूसरा वीडियो है आपके लिए। इसमें आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। सबसे सर्वप्रथम तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है। तो एग्रीकल्चर आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया, टैक्स फ्री होती है। अब इसके लिए अपने को कृषि आय के बारे में पता होना चाहिए। कृषि आय में भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय, जिसमें किराया अन्य आय जो कृषि से उत्पन्न होती है शामिल की जाती है। कृषि भूमि के स्थानांतरण से होने वाली आय को कृषि भूमि में नहीं माना जाएगा। इसमें मुख्यतः 3 बातें इम्पोर्टेंट होती है। पहली होती है आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो, जो आय हुई है वो कृषि भूमि से होनी चाहिए। मतलब कुछ कृषि कार्य के लिए भूमि होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कृषि के नाम से दूसरी भूमि का प्रयोग किया जाए। भूमि का होना कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आय वही कर मुक्त होगी जो भूमि से संबंधित होगी। भूमि प्रभावपूर्ण स्रोत होना चाहिए, न कि गौण या अप्रत्यक्ष। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत वार्षिक की राशि के बदले अपने कृषि भूमि का स्थानांतरण करता है तो इस प्रकार होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके लिए आय का मूल स्रोत जीवन पर्यंत वार्षिकी का अनुबंध है, न कि भूमि। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सरकार द्वारा कृषि भूमि को अधिग्रहण करने के फलस्वरूप जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है वो भी कृषि आय नहीं कहलाती। ठीक है। दूसरी, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। विदेश में स्थित भूमि से अगर कोई आय होती है तो वो आय कृषि इनकम नहीं मानी जाएगी। भूमि को कृषि भूमि माना जाए। अब भूमि को कृषि भूमि कब माना जाएगा, इस बात को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि कृषि कार्य में प्रयुक्त कोई भूमि पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गाँव में स्थित हो, 10,000 जनसंख्या तक वाले गाँव में स्थित हो या उसके आसपास हो तो उसे कृषि भूमि मानेगी। यदि कोई भूमि, ये 3 स्थितियाँ मैं बता देता हूँ आपको, कि किसी गांव या अथवा शहर के नगर परिषद अथवा कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर से अधिक दूर ना हो। ठीक है। उसके लिए 10,000 से अधिक हो, परंतु 1 लाख से अधिक की जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी स्थिति थी किसी शहर की नगर परिषद अथवा कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर दूरी से अधिक दूर न हो। अगर उससे 6 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं हो तो जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, परंतु 10,000 से अधिक ना हो। किसी शहर के नगर परिषद अथवा कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर न हो तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, भूमि को कृषि कार्य में प्रयुक्त होना चाहिए। भूमि पर जब तक कृषि कार्य नहीं किया जाएगा तब तक भूमि की आयकर मुक्त नहीं होगी। यदि कोई भूमि गत वर्ष में पहले कृषि कार्य में प्रयुक्त की जाती थी, लेकिन गत वर्ष में कृषि के बजाय अन्य किसी कार्य में प्रयुक्त की जाती है तो उसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कृषि से तात्पर्य होता है भूमि को जोतना, बीज बोना, उसमें पानी देना, फसल को काटना और निराई गुड़ाई करना। इस संबंध में आयकर कमिश्नर बनाम राजा विनय कुमार साय राय के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की गई है। कृषि कार्य को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जमीन से पौधा बाहर निकलने से पूर्व किया गया कार्य प्राथमिक, जैसे भूमि को जोतना, पानी देना और बीज को बोना। सहायक कार्य में जमीन से पौधा बाहर निकालने के बाद कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत गुड़ाई, निराई, सिंचाई, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग और फसल कटाई आदि।
अब बात करते हैं अपन काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर कृषि आय के प्रकार। आय के अधिनियम के तहत इनको 5 भागों में बांटा गया। भूमि से प्राप्त किराए, यदि कोई भूस्वामी अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने का अधिकार अन्य व्यक्ति को देता है, इसके प्रतिफल स्वरूप प्राप्त राशि भूमि किराया कहलाती है। ऐसी आय को कृषि आय माना जाता है। ठीक है। दूसरी होती है भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय। अगर कोई कृषि कार्य किया जाता है, जोतना, निराई, गुड़ाई, ये सारा कार्य किया जाता है और उससे कोई आय होती है तो वो आय कृषि आय मानी जाती है। कृषि आय से उत्पन्न उप पदार्थों से होने वाली आय कृषि आय मानी जाती है। जैसे कृषि कार्य के लिए रखे गए पशुओं से प्राप्त दूध और मक्खन, ये भी आय कृषि आय कहलाएगी। भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय। कुछ उपज इस प्रकार की होती है कि जिसे विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ क्रियाएं करना आवश्यक होता है। इस प्रकार की क्रियाएं यदि साधारण होती है तो इनसे होने वाली आय को कृषि आय में सम्मिलित की जाती है। ऐसी क्रियाओं में जैसे तंबाकू को सुखाना, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, जूट के पौधे से रेशे अलग करना आदि आता है। लेकिन कपास से बिनौले अलग करना और सरसों से तेल निकालना, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। लेकिन कपास से बिनौले निकालना और सरसों का तेल निकालना आदि आय कृषि आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। अगर इनको करना है तो ये इनके लिए 2 शर्त है इंपॉर्टेंट। यह क्रिया पैदावार को विक्रय करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। और यह क्रिया उस क्षेत्र के कृषकों द्वारा साधारणतः अपनाई जाती है। ये 2 चीज़ें अगर हो जाती है तो इसको फिर टैक्स फ्री मान ली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कृषक द्वारा कृषि की भूमि उपज को विक्रय करने से प्राप्त आय। कृषि की जो उपज हुई है उसको विक्रय करने से प्राप्त, उसको विक्रय कर दिया तो उससे भी जो आय प्राप्त होती है उसको भी टैक्स फ्री माना जाता है। 5वां पॉइंट है कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय। कृषि कार्य में प्रयुक्त मकान की आय निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर कृषि आय होती है। वो मकान कृषि भूमि पर बना हुआ, एग्रीकल्चर लैंड पे बना हुआ, उसके बिल्कुल निकट स्थित हो। मकान कृषक भूमि को लगान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्वामित्व में, ठीक है, उसके स्वामित्व में होना चाहिए। मकान उपयोग कृषक के रहने के लिए या भंडारगृह या बाहरी भवन के रूप में होता है। ठीक है। मकान जिस भूमि पर स्थित हो उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता हो, जो कि सरकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित और संग्रहित किया जाता है। और अन्य कृषि आय, इसमें कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु स्वयं उगी हुई घास अथवा जंगल को किराया देने से आय। यदि किसी भूमि के बंधक रखकर किसी व्यक्ति को ऋण दिया गया हो तो उससे संबंधित कोई आय होती है तो वो भी यही मानी जाएगी। फल और फूलों की खेती से आय, ये सारी आय कृषि आय होती है। अब बात कर लेते हैं अपन गैर कृषि आय। गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो होती है जो हाट बाजार में काम आने वाली भूमि से आय। भूमि पर अपने आप उगे हुए पेड़ पौधों और जंगलों से होने वाली आय। मुर्गी पालन, पशुपालन से आय। मान लो उसमें कृषि नहीं की जाती, मुर्गी पालन किया जाता है और पशुपालन किया जाता है तो वो आय कृषि आय नहीं होगी। कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया, खानों में स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी, कृषि कार्य फार्म के मैनेजर की प्राप्त पारिश्रमिक, ईंट के भट्टों से प्राप्त होने वाली आय और कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय। ये आय जो होती है वो आय कहलाती है, कृषि आय नहीं होगी, वो उसमें कोई छूट नहीं देगी। अब बात करते हैं अपन अंशतः कृषि आय। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कुछ आय तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और कुछ आय दूसरी आय मानी जाती है। इसके जैसे पहला है इनकम ऑफ टी प्रोडक्शन। अगर चाय के उत्पादन से आय, चाय के उत्पादन से कोई आय प्राप्त होती है इनकी, तो चाय के उत्पादन में 2 क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, चाय को उगाना और चाय को विक्रय योग्य बनाना। चाय को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया को व्यापारिक क्रिया मानी जाती है और चाय बागान की आय को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। इस आयकर अधिनियम के तहत ऐसी आय का 60% भाग कृषि आय माना जाता है और 40% भाग आय व्यापारिक आय मानी जाती है। चाय के उत्पादन से अगर कोई इनकम होती है तो उसको 40% भाग कृषि आय और 60% भाग कृषि आय और 40% व्यापारिक आय माना जाता है। इस
समस्त पौधों को लगाने की व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाता है। जो मरे हुए पौधे को स्थान पर लगाए जाते हैं। इन नियम को लाभ 2 शर्त पूरी करने पर करदाता को दी जाती है। करदाता ने चाय स्वयं उगाई हो और करदाता ने ही चाय का निर्माण प्रक्रिया की हो। ये दोनों काम अगर करदाता खुद करता है तो ये होगा, और यदि करदाता चाय स्वयं नहीं उगाता और केवल संग्रहित और एकत्रित करने का कार्य किया जाता है तो चाय की आय को 60% भाग कृषि आय नहीं माना जाएगा। ओलावृष्टि से चाय की फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय मानी जाएगी। यदि कोई साझेदार चाय उत्पादन में लगी फर्म या संस्था से वेतन अथवा लाभ के रूप में कोई राशि प्राप्त करता है, सपोज कीजिए कि उसको वेतन अथवा लाभ के रूप में कोई राशि प्राप्त होता है, तो ऐसी राशि का 60% भाग कृषि आय माना जाएगा और शेष 40% व्यावसायिक आय मानी जाएगी। अब बात करते हैं इनकम ऑफ रबर प्रोडक्शन। अगर रबर के उत्पादन से कोई आय होती है तो इसका 65% भाग कृषि आय और 35% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। इसी प्रकार कॉफ़ी उत्पादन, इनकम ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन से आयकर नियम 2003 के प्रावधान के अनुसार भारत में कॉफ़ी के पौधों और पौधों से प्राप्त कॉफ़ी को शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली आय, कुल आय का 75% भाग कृषि आय और 25% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। यदि कॉफ़ी के पौधों पर व्यय की गई लागत के साथ साथ पौधों से प्राप्त कॉफ़ी भूनकर उसके साथ चिकरी अथवा अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाया जाए अथवा केवल भूनकर बिक्री किया जाए तो ऐसी आय का 60% कृषि आय और 40% भाग व्यापारिक आय माना जाए। ठीक है, ये आपकी चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है।